चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 सवालों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपको सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, कहा यह जा रहा है कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा। यानी कि वो कौन है जो ये मानते हैं कि बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, तो 6 से 11 साल की अवस्था में या 6 से 12 साल की अवस्था में किसके अनुसार बच्चों में जो कामुकता की जो भावना होती है वो शांत होती है, प्रसुप्त होती है, सोई हुई होती है। तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड का मानना ये है कि बाल्यावस्था काम की प्रसुप्तावस्था है। दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने ही कहा था कि जो शैशवावस्था है, जी हाँ दोस्तों, 0 से 5 साल की जो उम्र है शैशवावस्था, उसको सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति की प्रबल अवस्था बताई है। यानी कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार 5 साल के बच्चे में कामुकता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब बच्चा शैशवावस्था को क्रॉस करके बाल्यावस्था में जाता है तो उसकी कामुकता प्रसुप्त हो जाती है और किशोरावस्था में जाके उभरती है, और किशोरावस्था को यौन संबंधी समस्याओं की अवस्था कहा गया। दोस्तों किशोरावस्था में क्या होता है आप लोग जानते हैं, इसको जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक महोदय ने कहा, और संघर्ष तथा तूफान की अवस्था इसको स्टेनले हॉल ने कहा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा यह जा रहा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा। दोस्तों जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है, किसके अनुसार, कॉल एवं ब्रूस के अनुसार। ये क्वेश्चन यूपीटेट सन 2020 में जो कि अभी जस्ट हुआ है उसमें पूछा गया था। कॉल और ब्रूस के अनुसार जो बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था को और क्या क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम लोग कहते हैं डर्टी एज, यानी कि गंदी अवस्था। क्यों गंदी अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा खेल कूद में अपने आप को गंदा कर लेता है। बाल्यावस्था को ही हम लोग स्कूल एलिमेंट्री एज कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है। इस अवस्था को हम लोग स्मार्ट एज कहते हैं, यानी स्फूर्ति की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा उछल कूद बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ही एनर्जेटिक होता है। इसको हम लोग टोली की अवस्था कहते हैं, बच्चा झुंड में रहना पसंद करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है। तो अनोखा काल इसको कौन कह रहा है, कॉल एवं ब्रूस कह रहे हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि एक 6 साल की लड़की खेल कूद में यहाँ पे असाधारण होना चाहिए। एक 6 साल की बच्ची खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में यानी कि वीकेंड में उसे प्रशिक्षण देते हैं। संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर का परिणाम है। 6 साल की बच्ची है, सुबह सुबह वो क्या करती है, जाती है ट्रेनिंग लेने, और वीकेंड में क्या करती है, उसको भी प्रशिक्षण दिया जाता है वीकेंड में भी, और वो खेल में बहुत ही अद्वितीय है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जबकि उसके माँ बाप दोनों जो हैं वो क्या थे, खिलाड़ी थे। तो अगर बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, वो खेल में बहुत अच्छी है, तो ये किसके रिजल्ट के फलस्वरूप हो रहा है। तो दोस्तों पहले तो उसको माँ बाप से वंशानुक्रम में मिला खेलने की क्वालिटी, दूसरा वो नित्य प्रशिक्षण भी कर रही है, वीकेंड पे भी प्रशिक्षण उसको दिया जाता है माँ बाप के द्वारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें जो क्षमता आई है वो आनुवंशिकता और वातावरण, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के फलस्वरूप उस बच्ची में क्या आई है, वो क्षमता आई है खेलने की, बहुत अच्छा खेल खेलने की। यानी कि उसके माँ बाप खिलाड़ी थे जिसकी वजह से उसमें क्षमता आ गई खेलने की। दूसरा प्रभाव क्या पड़ रहा है वातावरण का, उसको रोजाना ट्रेनिंग दी जा रही है,
तो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से उसकी जो एबिलिटी है खेल में बहुत अच्छी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को अपना सकते हैं। ये निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए शोध पर आधारित है? तो दोस्तों अगर आपको पता होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है तो आपको जवाब पता हो गया होगा। दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट बंडूरा का है। अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चों पे प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चे जो कुछ भी आसपास देखते हैं, फिल्मों में जो कुछ भी देखते हैं उसको अपना लेते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया और इनके अनुसार बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को अपना सकते हैं। अगला सवाल यह है कि 1 वर्ष तक के बच्चे जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? दोस्तों जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड ये सवाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है। जो पहले उन्होंने बताई वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था बताई। जो दूसरी इन्होंने बताई वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई। तीसरी इन्होंने जो बताई वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी इन्होंने बताई अमूर्त, जिसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं बताई गए। सभी अवस्थाओं में इन्होंने क्या क्या बताया पहले ये जान लेते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। ये जो पहली अवस्था इन्होंने बताई संवेदी पेशी या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसमें इन्होंने कहा कि क्या क्या होता है बच्चे में। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से बिल्कुल अनजान होते हैं। जो कुछ भी क्रिया करते हैं वो किससे करते हैं? ज्ञानेंद्रियों की सहायता से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो वस्तुओं को देखकर, जब देखते हैं तो अपनी आँख का इस्तेमाल करते हैं, स्पर्श करके यानी कि अपने बॉडी से छू के, गंध यानी कि सूंघ के और स्वाद यानी कि खा के किसी भी चीज़ के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं। छोटे छोटे शब्दों को माँ पा बा बोलने लगते हैं और परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं। जो उनको पहचानता होता है या जिनको वो पहचानते होते हैं उसके लिए हंसते हैं और किसी नए व्यक्ति को देख लेते हैं तो डरते हैं। तो ये उन्होंने पहली अवस्था बताई जीन पियाजे में। और जीन पियाजे की जो पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये 0 से 2 साल की थी। इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं प्रश्न पे यही तो पूछा गया है कि जब शिशु आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, मतलब कि सभी काम इंद्रियों की सहायता से करते हैं। तो अभी आपने जाना किस अवस्था में बच्चे इंद्रियों की सहायता से सभी काम करते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। तो यहाँ पे हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई उनमें बाकी की 3 अवस्थाओं में क्या है, उसकी क्या विशेषताएं। तो दोस्तों संवेदी पेशीय गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था के बाद जो दूसरी अवस्था बताई वो थी 2 से 7 साल तक, जिसका नाम था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को खिलौने की अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा रंगों को पहचानने लगता है, ठीक है, माँ बाप की आज्ञा मानने लगता है, उनके छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करने लगता है, ठीक है। वस्तु अस्थायित्व, जी हाँ दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी है वो बच्चे में आ जाती है। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? मान लीजिए कोई भी चीज़ बच्चे के पास, बच्चे के सामने है, उसको हटा लें तब भी वो समझे कि कोई चीज़ जो यहाँ पे थी फिलहाल यहाँ पे नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगी। तो इसको वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यानी कि जब बच्चा 2 से 7 साल होता है तो पियाजे की जो दूसरी अवस्था है उसमें बच्चे में वस्तु अस्थायित्व आ जाती है, बच्चों में जीववाद आ जाता है। जीववाद क्या होता है? जीववाद, बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। जैसे कि कोई भी छोटा बच्चा, आपका भाई या फिर आपका भतीजा होगा तो आपने देखा होगा अगर वो किसी भी दरवाजे में टकरा जाता है या फिर किसी भी दीवार से टकरा जाता है तो उसकी मम्मी क्या करती हैं, दीवार को ऐसे मतलब कि मार देती हैं, दीवार को मार देती हैं, तो वो रोता हुआ बच्चा शांत हो जाता है। क्यों शांत होता है? क्योंकि वो समझता है कि ये दीवार ने मुझको मारा था, अब दीवार को मम्मी ने मार दिया तो मेरा बदला पूरा हो गया। यानी कि वो दीवार को या फिर दरवाजे को क्या समझ रहा है?
सजीव समझ रहे, हालांकि वो क्या है, निर्जीव है। तो इसी को कहते हैं सजीववाद, यानी कि जीववाद इसको कहते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में जीववाद होता है, ठीक है। अनुकरणशीलता पाई जाती है, नकल करते हैं, आपका नकल करके कोई भी चीज़ सीखते हैं, ठीक है। अहमवादी होते हैं बच्चे, जी हाँ दोस्तों, अहमवादी होते हैं, सिर्फ अपनी उनको पड़ी होती है, आप ही उनको टॉफ़ी देंगे, फिर बाद में मांगे तो आप ही को नहीं देगा। तो बच्चे अहमवादी होते हैं। इसको नार्सिज्म कहा जाता है, दूसरों को जो कम महत्व देते हैं, स्व प्रेम की भावना जो बच्चों में होती है, उसको क्या कहते हैं, नार्सिज्म कहते हैं। तो ये थी दूसरी अवस्था, इसकी विशेषताएं आपने जान ली। तीसरी अवस्था जो है वो है स्थूल या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 साल होती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, लेकिन तार्किक चिंतन तो शुरू होता है, लेकिन क्या होता है, बालक का जो चिंतन होता है वो सिर्फ मूर्त, यानी कि जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होती हैं उन्हीं वस्तुओं तक ही बच्चे का चिंतन सीमित रहता है। अमूर्त चीज़ों के बारे में वो नहीं सोच पाता है, ठीक है। वो अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं में तुलना करना सीख लेता है। जी हाँ दोस्तों, तुलना करना सीख लेता है। आप बच्चे को दुकान पे लेके जाएंगे, दो चीज़ दिखाएंगे, एक 2 रुपये वाली, एक 5 रुपये वाली, तो वो हमेशा आपसे कहेगा नहीं 5 रुपये वाली लूँगा। अगर आप उसको 2 चॉकलेट दिखा दें, एक डेयरी मिल्क दिखा दें और एक साधारण चॉकलेट दिखा दें, तो वो डेयरी मिल्क ही मांगेगा। यानी कि वो तुलना करना सीख गया है और उसको समझ में आ गया है कि ये कौन सी, दोनों में कौन सी बेहतर है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तुलना करना, अंतर करना, समानता और असमानता बतलाना, सही गलत, उचित अनुचित में अंतर करना सीख जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। बालक दिन, तारीख, वर्ष, महीना वगैरह बताने लगता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है बच्चे में, इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। यानी कि अपनी ही बात से पलट जाता है, यानी कि बच्चे में पलटाई गुण आ जाते हैं, इसलिए इसको पलटावी अवस्था भी कहते हैं। भाषा और संप्रेषण, जी हाँ दोस्तों, ज़बान और मुआसिलात, यानी कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में उसमें वृद्धि होने लगती है। वो आपसे बात कर लेता है, आपसे कम्युनिकेट करने लगता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं थी। अब बात करेंगे औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से वयस्क होने तक होती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चीज़ों के बारे में भी चिंतन करने लगता है, इसलिए इसको तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, पूरी तरह से उसका जो माइंड है वो डेवलप कर चुका होता है। इसमें परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, यानी कि इमेजिनेशन करने लगता है बच्चा, ठीक है, बहुत कुछ इमेजिन कर लेता है, अपना फ्यूचर प्लान भी कर लेता है। तो बढ़ते हैं, यहाँ पे आपने चारों अवस्थाएं देख ली। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल मैं आपको पूछ दूं, ताकि आपका जो मैंने अब तक चारों अवस्थाएं बताई उससे आपका जो सवाल है तो आपको गलती ना हो। चलिए ये सवाल बताइए, इसका जवाब क्या होगा। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे में तार्किक चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पूछा है प्रारंभ होती है, ये नहीं कहा है कि किस में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। तो प्रारंभ होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जी हाँ दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, वो मूर्त चीज़ों के बारे ही बस तार्किक चिंतन करना सीख पाता है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा। अगला सवाल ये है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में पलटावी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, पलटावे गुण किस अवस्था में पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपकी तीसरी अवस्था है इसका पलटावी अवस्था ही नाम है, उत्क्रमणीयशीलता इसमें पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरी अवस्था है स्थूल या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे में ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटने की जो आदत है, गुण है, वो पाया जाता है। अगला सवाल है नियमीकरण की अवस्था किस अवस्था में होती है, या किस अवस्था को नियमीकरण की अवस्था कहते हैं। तो आपको पता होगा जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो पूर्ण हो चुका होता है। तो जब मानसिक विकास पूर्ण हो जाएगा तभी तो कोई नियम बना पाएगा। तो इसका जो आंसर होगा चौथा वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने जीन पियाजे से रिलेटेड
4-5 सवाल और उनकी जो चारों अवस्थाएं आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि बालकों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है, किस अवस्था में? तो इसका भी जवाब होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल है कि वाइगोस्की के अनुसार विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा होती है? यानी कि वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में इन चारों में किस पहलू को नज़रअंदाज किया है? तो दोस्तों जो वाइगोस्की का सिद्धांत है वो 3 चीज़ों पे बिल्कुल फोकस है। यानी कि वाइगोस्की कह रहे हैं कि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। समाज के साथ साथ उन्होंने संस्कृति और भाषा पर भी जोर दिया। यानी कि 3 चीज़ें बच्चे में के विकास में ज़रूरी हैं। वाइगोस्की ने कहा पहला समाज, दूसरा भाषा और तीसरा आपका है संस्कृति। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है किसकी उपेक्षा की गई, नज़रअंदाज की गई? तो जो जैविकता है इसका नज़रअंदाज किया गया वाइगोस्की के अनुसार अपने सिद्धांत में। वाइगोस्की के सिद्धांत का क्या नाम था? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, या वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पे दोस्तों हमने डिस्कस किया कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और सभी प्रश्नों से संबंधित कुछ अहम तथ्य भी आपको बता दिए, जो कि आपको इंशाअल्लाह सीटेट के इम्तिहान में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।